हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो ये आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर या फिर कहो तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये एक तरह से रिवीजन चैप्टर है आपके लिए, मैं इसे रिवाइज करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। अब चैप्टर ही केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन? तो एक chemical reaction is in which the bonds are broken within reactant molecules। यानी कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें जो बॉन्ड्स होते हैं रिएक्टेंट के वो टूटते हैं। जो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने बहुत जैसे रिएक्टेंट्स होते हैं ना बहुत सारे, तो उनके बॉन्ड्स टूटते हैं और वो, तो जैसे इसमें लिखा है केमिकल रिएक्शन है, यानी कि एक रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है उसके जो बॉन्ड्स है वो ब्रोकन डाउन यानी कि टूटते हैं, मॉलिक्यूल्स टूटते हैं रिएक्टेंट के, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म विद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। और वो बॉन्ड्स टूटकर न्यू बॉन्ड्स बनाते हैं, है ना, विद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। यानी कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें जो बॉन्ड्स है वो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स है वो टूटते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके, समझ में आया आपको? अगर कोई चीज़ समझ में ना आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका आंसर आपको कमेंट कर दूंगा। ओके, हाउ टू नो इफ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो हमें पता चल गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? जरूरी थोड़ी है, फिजिकल रिएक्शन भी हो सकती है। मेरा मतलब है केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है अपन को कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी होती है, जिन्हें देख के कि अगर वो चेंज हुई है तो उस हिसाब से केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन। हाँ, तो देखते हैं क्या होती है। This type of observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें अगर अपन उनको उस रिएक्शन में एक भी अगर ऐसी चीज़ दी गई है तो मतलब समझ जाना है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट। अब स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन कैंडल लेते हैं, है ना, तो जो कैंडल है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाती है और थोड़ी बहुत लिक्विड फॉर्म में भी हो जाती है। यानी कि स्टेट चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड या फिर गैस से लिक्विड सॉलिड में चेंज होना, ये अगर ये हुआ है तो ये केमिकल रिएक्शन है। और अगर कलर में चेंज हुआ है, यानी कि अगर सब्सटेंस का कलर चेंज हुआ है रिएक्शन के बाद, यानी कि पहले जो कलर था रिएक्टेंट का अगर वो रिएक्शन के बाद चेंज हो गया तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई गैस, जैसे दो रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और एक गैस प्रोड्यूस करी, तो वो भी क्या होगा हमारा? केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, है ना, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आगे देखते हैं अब हम। ओके, अब आती है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, तब अपन देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखते हैं केमिकल इक्वेशन। द सिंपलेस्ट वे टू राइट एन इक्वेशन, दिस इज द फॉर्म ए वर्ड इक्वेशन, है ना, यानी कि हम ये एक वे है वर्ड इक्वेशन को बनाने का। अब हमें क्या होती है इसमें वर्ड इक्वेशन बनानी पड़ती है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करना होता है, वो हम बाद में सीखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर अपन को बताया गया है मैग्नीशियम है और ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है ना। जब भी ऑक्साइड आए मतलब समझ जाना वो ऑक्सीजन है। ओके, तो रिएक्टेंट है हमारे पास और प्रोडक्ट है। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम को अपन लिखते हैं Mg, है ना, Mg, और ऑक्साइड को अपन लिखते हैं O2। तो ये क्या देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये देखिए अपन को MgO, ये इसकी एक रिएक्शन है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो नीचे गिवन भी है,
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो LHS पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो RHS पार्ट होता है वो उसे कहते हैं अपन प्रोडक्ट। ओके, chemical equations can be made more concise and useful. It we use chemical formula instead of words. तो केमिकल इक्वेशन इस लाइन में बस यही बताया गया है कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है ना वो और ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है हमारे लिए केमिकल फार्मूलाज को याद करने से। अच्छा है हम केमिकल इक्वेशंस याद कर लें, जिससे हमें केमिकल फार्मूलाज भी जल्दी याद हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने जो बताया था Mg+O2, यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हमें एटम्स को भी बैलेंस करना होता है, हम देखते हैं आगे। हाँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपन को एटम्स को बैलेंस करना होता है। अब एटम्स को बैलेंस कैसे करते हैं और ये एटम्स को क्या होता है बैलेंसिंग करना, आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ। जैसे बहुत सारे एटम्स है, अब उनको बहुत सारे एलिमेंट है तो उनके अलग अलग एटम्स है। अब अपन को जो LHS पार्ट है और जो RHS पार्ट है उसमें दोनों साइड हर एक सब्सटेंस के एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर अपन को एक रिएक्शन दी है Fe+H2, यानी कि आयरन की रिएक्शन हमने की है वाटर के साथ। तो Fe3O4 बनाया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो इसमें जो एलिमेंट 1 है, यानी कि कितने एलिमेंट है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी, एक तो ऑक्सीजन है, एक आयरन है और एक हाइड्रोजन है, ये तीन ही है बस इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर Fe कितने हैं ये आपको देखना है। तो Fe हमारे पास 1 ही है। अब अपन एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट LHS एंड RHS, 3 पार्ट में अपन ने इसे डिवाइड कर दिया। आप सबसे पहले अपन एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट में Fe, फिर LHS पार्ट में देखते हैं। तो LHS पार्ट में Fe के एटम्स कितने हैं, तो यहाँ पर एक ही है, इसलिए जरूरी नहीं है यहाँ पे वो आपको 1 लिख के देगा। अगर कुछ नहीं दे रखा मतलब वो 1 ही है, तो जब भी एटम्स पूछे ऐसे तो 1 ही है। ओके, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी कि RHS पार्ट, जैसे कि आपको पता है ये है अपना LHS और ये है अपना RHS। तो Fe के इधर कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Fe3 लिखा हुआ है, ये Fe3, यानी कि इसके है एटम है 3 और इसके है 1। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे LHS पार्ट में 1 और RHS पार्ट में 3। ओके, और फिर अपन यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन। अब अगला है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसके कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है, H2 है ना, हाइड्रोजन गैस, और इधर भी कितने हैं 2, यानी कि ये तो बैलेंस्ड है। जब दोनों साइड अगर एटम्स इक्वल हो उस एलिमेंट के तो बैलेंस्ड है, यानी कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस्ड है, दोनों साइड 2-2। फिर देखते हैं अपन ऑक्सीजन को। अब बस लास्ट एलिमेंट बचा अपने पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास इधर 1 है, इधर तो कितना है 1 और इधर कितना है 4, यानी कि ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन के एटम 1 है और इधर 4 है ना। तो अब अपन को इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो अपन को जब भी बैलेंसिंग करनी है तो अपन बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना, तो उस वहीं से अपन बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि अपन जो है सब जगह LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों में एटम्स इक्वल कर सके, है ना। तो यहाँ पर एक ये ऑक्सीजन के एटम्स को कैसे बैलेंस करा है, इसलिए ये देखो, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट। तो इनिशियल, यानी कि पहले कितने थे, बैलेंस करने से पहले एटम्स कितने थे, तो रिएक्टेंट में 1 था, वो भी हाइड्रोजन का, वाटर का, है ना, और प्रोडक्ट में कितना है 4, यानी कि इधर तो 1 है और इधर 4 है, ये दोनों इक्वल हुए क्या, नहीं हुए। तो जब हमने इसे बैलेंस किया तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दिमाग लगाओ, इधर 1 है इधर 4 है, बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 4 आएगा तो 4, तो यहाँ पर 1 × 4 कर दोगे तो आ गया 4। अब इधर भी 4 इधर भी 4, बैलेंस, बस इतना सा काम है। अगर सबके एटम्स बैलेंस कर दिए तो बहुत आसान चीज़ है। और यहीं पे आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब पूरी केमिस्ट्री में एटम्स ही एटम्स है। अगर ये बैलेंस करना सीख गए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना। और इस चैप्टर में बस यही है, एटम्स को बैलेंस करो, रिएक्शन पहचानो। और ये देखो,
टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब उनको ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है, या Fe या हाइड्रोजन सॉरी वाटर, या फिर Fe3O4 और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखो Fe यहाँ पर कितना है 3 है ना, और ऑक्सीजन 4 और यहाँ हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन भी कितना हो जाए 4। ओके, अब अपन देखते हैं नीचे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट में मेरे को बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम्स मेक द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द RHS। तो अब अपन को जैसे मैंने बताया था कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स को इक्वल रखना होता है, तो अपन ने ये किया। इनिशियल में अपने पास क्या है 8 है, 8 रिएक्टेंट में 8 एटम्स है, जिसमें से 4 तो हाइड्रोजन में वाटर में है और इधर 2 है किसमें हाइड्रोजन गैस में। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर तो 8 है तो अपन को इधर भी 8 करना पड़ेगा। तो अपन को प्रोडक्ट में ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अपन को दोनों साइड इक्वल करना है, तो 2 × 4 यानी कि 8 हो गया। तो दोनों साइड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो इक्वल हो गए। दोनों सॉरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए दोनों साइड। तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 4 से। अब आप देखो वापस से, है ना, ये हाइड्रोजन भी 4 हो गए और ये ऑक्सीजन, ये हाँ ये हाइड्रोजन भी 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब अपन ने इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया ना, सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं किया है अपन ने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया है 4 को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो हो गए अपने पास 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ अगर नीचे कोई नंबर है और अगर अपन ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, 4 × 8 हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितना है 4 और यहाँ पर भी कितना है 4, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। यहाँ Fe और यहाँ Fe3। ओके, आगे देखते हैं अब हम। वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू द बैलेंस इज आयरन, यानी कि अब अपन को आयरन को बैलेंस करना है ना। तो रिएक्टेंट में 1 इन Fe, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसमें Fe में 1 एटम है और प्रोडक्ट में कितने हैं 3, यानी कि देखो Fe3O4 लिखा रहा ना, तो कितने हैं 3। तो अपन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल करना पड़ेगा। तो अपन मेनली रिएक्टेंट में चेंजेस करते हैं ताकि प्रोडक्ट में आए। तो अब आप बताना 1, अब अपन को कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में कि 3 आ जाए, तो 3 बार, तो 1 × 3 कर देंगे तो 3 3, दोनों साइड इक्वल। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये हो गया 3 Fe और ये भी हो गया Fe3, है ना। तो देखो वापस देखते हैं अपन। तो आपको मतलब एक बार पूरा बैलेंस करने के बाद एक बार देख लेना चाहिए कि सब चीज़ें इक्वल है कि नहीं है, दोनों साइड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एटम्स। तो यहाँ पर Fe3 है, इधर भी 3 है। ओके, यानी कि आयरन में हो गया हमारा बैलेंस। यहाँ हाइड्रोजन 2 और ये 4, यानी कि 4 × 8, यानी कि हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 8। तो अब यहाँ हाइड्रोजन एटम देख लो, 4 दूनी 8, है ना, ये हाइड्रोजन एटम 8 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा था ना, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 × सॉरी हाँ, तो ऑक्सीजन में कितना मेरे पास 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यानी कि पूरा टोटल बैलेंस हो गया अपनी इक्वेशन। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन को फिजिकल जो स्टेट है उसमें अपन को सिंबल्स लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिंबल्स नहीं लगाओगे कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो उसमें गैस है या फिर लिक्विड है या फिर सॉलिड है या एक्वस है, कौन कौन सा जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है कि लिक्विड है, उसकी स्टेट लिखना आपको ज़रूरी है, वरना एग्जामिनर आपके नंबर वही काट लेगा, फिर आप कहोगे कि मैंने तो सब सही लिखा था। तो मेन है ना, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, टू मेक इट केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला, यानी कि जो भी आप केमिकल फार्मूला लिखोगे उसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिखना ज़रूरी है। जैसे एक इक्वेशन देखते हैं C+O2, है ना। तो जो C है, यानी कि अपना C है ना कार्बन, यानी कि 6 नंबर का एलिमेंट होता है, तो ये है सॉलिड में, यानी कि यहाँ पर अपन ऐसे S लिख देंगे। ऑक्सीजन जो है अपनी गैस है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे G, है ना, यानी कि सॉलिड को अपन ने S से और G को अपन गैस को अपन ने G से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है ना। और
ऐसे फिजिकल स्टेट में लिखना है, मतलब आपको ये बताना जरूरी है कि जो ये कंपाउंड है या फिर जो ये एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, या गैसियस स्टेट में, या फिर एक्वस स्टेट में। तो द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशंस। और कौन कौन से नोटेशन है? गैस के लिए आप यूज़ करोगे जी, यानी कि गैस के लिए आप यूज़ करोगे जी, है ना। थोड़ी देर रुकना, जस्ट अ सेकंड, ये इरेज कर देता हूँ ताकि, अरे हाँ, ये इरेज कर देता हूँ पूरा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ, अब लिखते हैं अपन। हाँ, तो गैस के लिए अपन ने यूज़ किया जी। अब ये एल है, ई मत समझना इसे, ये एल है ना। तो यहाँ पर एल, यानी कि एल से है अपना लिक्विड, यानी कि जो है ये लिक्विड है, तो लिक्विड को अपन डिनोट करेंगे एल से, है ना। ऐसे ही हमारे पास है अगला एस, यानी कि सॉलिड। एस को अपन डिनोट करेंगे सॉलिड से, है ना। अब आपने तो देखा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक नई चीज़ है आपके पास, एक्वस, ए क्यू, यानी कि एक्वस। ये एक्वस होता है, जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें। तो एक ये होता है अपना, यही है ना स्पेलिंग, हाँ। तो एक्वस अपन ए क्यू से अपन डिनोट करते हैं एक्वस को। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिम्बल्स कैसे लिखते हैं। तो अगर आप कोई सी भी इक्वेशन लिखोगे तो उसमें आपको हर एलिमेंट, हाँ सॉरी, जो भी आपका वो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसमें आपको साथ ही साथ में ये स्टेट लिखती जानी है कि कौन सा एलिमेंट कौन सी स्टेट में है। ओके, ये लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और वो आपको मार्क्स कहीं नहीं काटेगा और आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। क्योंकि अगर कुछ एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं जो मार्क्स दे देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इस जगह आपके मार्क्स काट लेते हैं, तो कोशिश करना कि इस जगह आपके मार्क्स ना कटे। अब हमारे पास कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं अपन। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। अब एक मैग्नीशियम रिबन है ना, तो उसे अपन क्लीन क्यों करते हैं एयर, बर्निंग इन एयर, यानी कि जब अपन उसे जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तब अपन उसे क्लीन क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं भाई, देख लेते हैं। When magnesium is kept in air for a long time, it gets converted with a layer of magnesium oxide। यानी कि सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम को अपन अगर एयर में थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर खुला छोड़ देंगे तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेंगे, यानी कि Mg+O2। तो ये क्या बनाएंगे अपना, बताया था मैंने, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस बनाएंगे। तो यहाँ इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लंबी लेयर चढ़ जाएगी, है ना। दीज लेयर रिस्ट्रिक्ट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो इससे क्या होगा, मैग्नीशियम नहीं जल पाएगा, ये मैग्नीशियम को बर्न नहीं होने देगी। जब भी आपको मैग्नीशियम को बर्न करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले इसे क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके ही आप उसे जला पाओगे। वरना ये एयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा। बिफोर बर्निंग इट इज़ टू बी क्लीन, यानी कि आपको इसे क्लीन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपन एक और रिएक्शन देख लेते हैं, सॉरी पहला अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट द बैलेंस इक्वेशन। अब अपन को बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब अपन को कुछ केमिकल रिएक्शन बताई गई है, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको बैलेंसिंग सिखाई होगी शायद तक 9th क्लास में भी। तो हाइड्रोजन आपको चार्जेस बताए होंगे कि हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पे कितना होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर होता है +2 चार्ज और यहाँ पर Cl- होता है, तो H2+Cl2, है ना। तो ये यानी कि हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, तो ये क्या बनाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगी, यानी कि HCl2, ये बनाएगी हाइड्रोजन क्लोराइड।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। हाँ, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट है ना। अब बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं अपन? बेरियम को लिखते हैं Ba और क्लोराइड को लिखते हैं Cl2, यानी कि BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? +2, तो Al2SO4, Al2SO4, तो ये क्या देगा अपन को? अब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये अपन बाद में पढ़ेंगे आगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। बस आप ये देख लो कि जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी या फिर नहीं पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, जो एटम्स की एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है कि वो कितनी जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन या फिर बाकी अदर मटेरियल्स के साथ, उस हिसाब से उन्हें सीरीज वाइज जमाया जाता है, तो टॉप पर और फिर से नीचे। तो इस हिसाब से जो बेरियम है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा बेरियम सल्फेट, यानी कि अभी क्या है, बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो ये क्या बना लेंगे? बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 प्लस, अब यह क्या बचा? Cl2 और ये बचा Al2, तो यह बन जाएगा BaSO4 प्लस AlCl2, ये बन जाएगा अपना, सॉरी हाँ, AlCl2, यानी कि बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। आगे देखते हैं, है ना। अब अगला, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये बेरियम क्लोराइड और फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसने यहाँ पर बैलेंस भी कर दिया है, मैंने बैलेंस नहीं किया है, तो मैंने आपको बैलेंस करना बता दिया है कि इधर दोनों साइड एटम्स के नंबर इक्वल होने चाहिए एलिमेंट के। ओके, तो बैलेंस आपको आ जाना चाहिए यार, बहुत आसान चीज़ है। अगला है आपका सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो सोडियम प्लस वाटर यानी कि Na प्लस H2O, सोडियम का अपन लिखते हैं Na, है ना, और हाइड्रोजन इसमें क्या, हाँ +1 चार्ज रहता है, Na के ऊपर +1 चार्ज रहता है। ओके, तो ये जब इससे करेगा, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड आपको बहुत जगह काम आने वाला है, तो हाइड्रोक्साइड में बता देता हूँ। इधर हाइड्रोक्साइड लिखते हैं OH का होल ट्वाइस, ऐसे अपन लिखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH2, और अगर ऐसे अगर अलग अलग आ जाए ना हाइड्रोक्साइड, कहीं पे भी आपको हाइड्रोक्साइड दिख जाए तो आपको बस वो जो भी आगे एलिमेंट है वो लिखो और साइड में, और फिर उसके बाद OH लिख के और होल ट्वाइस लगा देना, बस ये बन जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यहाँ पर अपना होगा NaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ओके, हाइड्रोजन गैस को अपन लिखते हैं H2। देख लेते हैं हमारा ये कहाँ गया, ये NaH2O NaOH H2। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, ये वो नहीं बनाएगा। ये Na जो है इसके भी 2 Na और सोडियम और वाटर जो रिएक्ट करेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे सही बताया मैंने, वो इसमें आकर मैं कंफ्यूज हो गया, है ना। तो ये वजह है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और यहाँ पर 2 लगा ही हुआ है, वो इधर लग गया ना, इस वजह से उसने ब्रैकेट में नहीं लिखा। ओके, और इधर आपका वाटर, इधर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई क्योंकि एक हाइड्रोजन गैस इधर है। ओके, यानी कि सब बैलेंस कर दिया इसने 2 लगा के। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बेरियम क्लोराइड को अपन कैसे लिखते हैं, BaCl2, रुक जाना, प्लस हाँ
BaCl2 प्लस कहाँ गया अपना बेरियम, हाँ बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये रहा बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यानी कि BaCl2 और NaSO4 सल्फेट को हम लिखते हैं SO4 इन वाटर टू इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, यानी कि इन वाटर कर रहा है, यानी कि वाटर यानी कि H2O, तो अपन को क्या मिलेगा सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। अब इसमें देखो आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बाद में बता दूंगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये कोई बात नहीं, मैं वापस लिख देता हूँ, कहाँ गया, हाँ BaCl2 प्लस NaSO4 प्लस H2O, तो ये क्या देगी अपन को इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम जो है ना ये हाईली रिएक्टिव है किससे, सोडियम से, तो ये सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, जो अपन बाद में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ। तो ये बन जाएगा अपना BaSO4 और NaCl2 प्लस NaCl2, यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, है ना, यही था बस। बाकी तो आपको एटम्स बैलेंस कर देना है, और अगला है तब कर लोगे ना। अब ये वाला क्वेश्चन आप, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप कमेंट्स में मेरे को लिख के बताना कि इसे इसका आंसर क्या आएगा। ओके, मैं चेक करूँगा कमेंट्स में, देखते हैं किसका सही निकलता है। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा तो आपका ज़रूर सही निकलना चाहिए। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप। वैसे बहुत लेट आया है, मैंने आपका काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया, लेकिन आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए अब, क्योंकि आपने इसे इतनी बार रिवाइज भी कर लिया होगा, आपके टेस्ट भी हो चुके होंगे। आगे अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी फर्स्ट टाइप है। ओके, यहाँ पर वैसे अपन को ज़्यादा बहुत सारी टाइप्स की रिएक्शन मिलेगी, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और भी बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी। तो ये एक केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन, सॉरी हाँ एक केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, है ना, तो वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि 2 या 3 सब्सटेंस है ना, वो रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, तो उसे क्या बोलेगा, उस रिएक्शन को बोलेगा अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। इस एंड अंडर सुटेबल कंडीशन, उनके सुटेबल कंडीशन में। अभी यहाँ पर अपन को एक एग्जांपल दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस, विगोरसली इसका मतलब होता है फास्टली, विगोरसली का मतलब फास्टली होता है, यानी कि बहुत स्पीडली, मतलब बहुत जल्दी ये हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट कर लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ जल्दी एंड प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइफ, यानी कि जब भी कोई चीज़ उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड अपन लिखते हैं CaO प्लस वाटर यानी कि H2O, तो ये बनाएगी अपना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaO का होल ट्वाइस। स्लेक्ड लाइफ इसे अपन बोलते हैं, स्लेक्ड लाइफ भी बोलते हैं, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की अगर स्लेक्ड लाइफ आ गया ना, तो आपको समझ जा रहा है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसमें आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलेगी। ओके, सर्दी हो गई मेरे को। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, यानी कि रिएक्शन हुई, अब किसी पे निकलती किसी पे नहीं निकलती, अब वो रिएक्शन जिसमें हीट निकली और उसमें न्यू सब्सटेंस यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उस रिएक्शन को अपन कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जिस रिएक्शन में हीट निकल गई वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी यानी कि हीट निकली रही वो एंडोथर्मिक होगी। यानी कि जो भी रिएक्शन है अगर उसमें आपको कहीं ना कहीं हीट दिख गई, यानी कि वो समझ जाना है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर नहीं दिखी समझ जाना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब अगर अपन वर्डिंग करते हैं, सॉरी हाँ
तो देखो बर्निंग में हमेशा अपन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, ये आपको पता ही होगा, इसेंशियल है। जब भी अपन बर्निंग करेंगे तब हीट निकलती है, आपको भी पता है कि जब भी कोई चीज़ बर्न होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है अधिकतर टाइम, वरना हीट तो करेगी करेगी। जैसे कि आप ये देख लो कैल्शियम, यह देखो इसने भी देखा ये Ag डिनोट कर रखा है ना, यानी कि जो कार्बन है वो सॉलिड है और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, तो ये गैस बनाएगा यानी कि CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस फॉर्म होगी। ओके, यहाँ पर गैस रिलीज हुई है, ये गैस है, गैस रिलीज होगी एटमोसफियर में, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर रिलीज हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। ओके, अब आया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके कुछ टाइप्स भी है वो भी अपन पढ़ेंगे। हाँ, ए रिएक्शन in which a compound split up into two or more simpler substances is known as decomposition reaction, यानी कि वो कंपाउंड जो टूटता है, यानी कि स्प्लिट यानी कि टूटता है वो, और या फिर ब्रोकन डाउन भी अपन यहाँ लिख सकते थे, है ना, ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस, यानी कि एक कंपाउंड है, मतलब पहले क्या जो एटम्स, जैसे आपने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन देखते हैं तो C+O2 था, यानी कि यहाँ पर पहले से भी अलग अलग थे वो, तो एक सिंगल कंपाउंड बनाया था इन्होंने CO2, है ना, यानी कि ये क्या हो गया, एक कंपाउंड बनता है। जब भी कोई चीज़ ऐसे दो मिलते हैं एलिमेंट तो एक कंपाउंड बनाता है, आपने पढ़ा होगा ये 9th क्लास में। तो अब इसमें इसका उल्टा होता है, यहाँ पर ये होता है, ये इसमें ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंस में, कॉम्प्लेक्स ये है और ये सिंपल में चेंज होता है, यानी कि C+O2, है ना, ये टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होता है। अब अगर ये इससे बना है तो यहाँ पर टू, यानी कि टू देखो यहाँ पर टू है, टू एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, या फिर उससे ज़्यादा होते हैं तो यहाँ भी उससे ज़्यादा में टूटता, इन नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें एटम्स कंबाइन होते हैं और डीकम्पोजिशन में एटम्स बिखरते हैं, यानी कि टूटते हैं। अब यहाँ पर अपन को दी गई है फेरस सल्फेट FeSO4 2, यहाँ पर इसने बैलेंस करके दे रखा है FeSO4 सॉलिड में, है ना। अब अपन इसमें से हीट पास करेंगे तो हीट में क्या होता है, अपना ऑक्सीजन पास कराते हैं मेनली, है ना। तो यहाँ पर अपने पास Fe2 यानी कि आयरन और O3 यानी कि Fe2O3 बनता है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरस के आयरन के बहुत सारे, अगर अपन उसके साथ ऑक्सीजन आती है तो फेरिक बन जाता है। फेरस अगर सॉलिड कंपाउंड है, ऐसे ऐसे 2-3 नाम हो जाते हैं उसके, फेरस कहते हैं उसे, फेरिक भी कहते हैं। और SO2 और SO3 इनमें वो ब्रेक हो जाता है। ओके, यानी कि इसमें एक जो सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक होता है बहुत सारे एलिमेंट में, है ना। आप समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, मैं एक डिटेल लेक्चर बना दूंगा सिर्फ उन डाउट्स के लिए ही। ओके, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इस पर ज़रा ध्यान देना। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को अपन लिखते हैं AgCl2। अभी सनलाइट में ग्रे कैसे हो जाता है ये बताना है अपन को। तो दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड। अब जो AgCl2 है ये एक पूरा कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, ब्रोकन डाउन होगा। अब ब्रोकन डाउन होकर क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2, हाँ 2Ag। अब अगर अपन बैलेंस करेंगे तो आगे 2 लग जाएगा। ओके, अपन अभी इसे बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंस इसमें दे रखा है। तो AgCl2, यहाँ पर Ag और Cl2 मिलके क्या बना रहा है अपना AgCl2, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं। तो सिल्वर को अपन लिखते हैं Ag और क्लोरीन को अपन लिखते हैं Cl। तो क्लोराइड है तो Cl2 हो जाएगा। ओके, तो AgCl2 ब्रेक डाउन होगा Ag और Cl2 में, यहाँ पर देखो। और वो भी किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की। आपको ये भी लिखना जरूरी है कि किसकी प्रेजेंस में होगा वो, ऑक्सीजन की, सनलाइट की, अदर थिंग्स की। ओके, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आपको बैलेंस करके दी गई है 2AgCl सॉलिड फॉर्म में। ये ब्रेक डाउन होगी 2Ag और Cl है, यानी कि जो क्या कहते हैं सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक डाउन होगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। ओके, तो क्लोरीन गैस तो ऊपर चली जाएगी, गैस है तो ऊपर जाना ही है, और ये अपने पास सिल्वर निकल जाएगा।
ये एक रिएक्शन होती है, ये अपन को जो कंपाउंड है इससे अपन सिल्वर निकालने का काम करते हैं। यहाँ पर है 2AgBr। अब यहाँ पर क्या है Br, यानी कि ब्रोमीन के साथ, तो सिल्वर ब्रोमाइड, हाँ 2 है ना, यानी कि ब्रोमाइड। तो जब भी से 2 3 लग जाता है तो ये आइड लग जाता है इसमें। जैसे अगर Cl2 देखो तो क्लोराइड, ब्रोमीन देखो तो ब्रोमाइड देखो तो 2 लग जाता है उनमें, है ना। तो जैसे 2 लग जाए तो आप उसे ऐसे क्लोराइड ब्रोमाइड ये कुछ बोलते हैं। तो 2AgBr यानी कि हाँ ये सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक डाउन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में और क्या देगा 2Ag और Br2 यानी कि ब्रोमीन गैस रिलीज करेगा और सिल्वर निकाल देगा। ये सिल्वर के लिए ही होता है, सिल्वर निकालने के लिए। आपको पता ही है सिल्वर बहुत ही प्रीशियस है अपने लिए। हाँ यहाँ पर एक चीज़ और है, ये रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। अब आपसे वहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये रिएक्शन तो कोई भी बता देगा, ब्रेक डाउन तो करना है। आपसे यूँ पूछेंगे ये जो रिएक्शन है ये किस में यूज़ होती है, तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी निकालने के लिए होती है। जो आपने देखा होगा ना ब्लैक एंड वाइट फोटोज़, ये भी टीवी पे पिछले टाइम मतलब बहुत पहले चैनल्स आया करते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी। तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए अभी भी यूज़ होते हैं, क्योंकि अब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना तो है नहीं, तो ये यूज़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो AgBr है यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ओके, यहाँ पर आप ऐसे स्टार मार्क करना है और इससे चाहे तो कहीं लिख लेना, इससे इस टॉपिक में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल जरूर आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखते हैं अपन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन आ गई भाई, ये बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अपोजिट है। एक्सोथर्मिक में क्या था, रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती थी, और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि इसमें आपको एनर्जी नहीं देखने को मिलेगी, एनर्जी रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, अब अपने पास फिर से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ए सोल्यूबल ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब एक सब्सटेंस है वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है वो जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। तो सब्सटेंस एक्स कौन सा है ये बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है और रिएक्शन बतानी है अबाउट विद वाटर, यानी कि जो वो है सब्सटेंस उसके वाटर के साथ रिएक्शन करके बतानी है। तो देख लेते हैं भाई, आसान है, बहुत आसान है। वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है अपना कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन बोलते हैं क्विक लाइम। और CuCl2 को क्या बोलते हैं अपन, हाँ उसे बोलते हैं अपन ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना वाइट, सॉरी कपड़े धोने का काम होता है ब्लीचिंग पाउडर, कपड़े धोने में यूज़ होता है वो। ओके, तो CO को अपन बोलते हैं क्विक लाइम, तो और कैल्शियम ऑक्साइड। आपको ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे हर एक चीज़ के। जैसे बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं, और क्विक लाइम। ऐसे ही आपको सब चीज़ों के लिए यूज़ करना नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पेपर में ऐसे ही आएगा। वहाँ आपको ये नहीं बोलेंगे कि CaO H2O की रिएक्शन कराओ। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो जो यहाँ पर अपन को कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर यूज़ होती है वाइट वॉशिंग के लिए। अब राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, यानी CaO जो है ना CaO, तो उसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, CaO प्लस H2O, ये अपनी रिएक्शन। इसके रिएक्शन करेंगे तो कैसे बनेगी, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम। एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा है ना। और अब अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है अपना, तो ये तो इसका आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. अब यहाँ पर अपन को कोई एक्टिविटी दी थी, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो उसमें टेस्ट ट्यूब इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, यानी कि इसमें ये एक एक्टिविटी थी जिसमें अमाउंट ऑफ गैस डबल कैसे हो गई थी। रिएक्शन से पहले जो गैस था अमाउंट का, मतलब अमाउंट की जो जिस अमाउंट की जो गैस थी उसका अमाउंट डबल हो गया, तो कैसे हुआ। तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटी 1.7 है
इसमें H281 इलेक्ट्रोड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ी थी अपन ने, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन आएगा आपके क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस। और सेकंड चैप्टर में आएगा, वैसे आपके इसमें नहीं आएगा, सेकंड चैप्टर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे एट द अदर इलेक्ट्रोड है ना, तो हाइड्रोजन गैस को अपन लिखेंगे एक इलेक्ट्रोड पे और वाटर को रखेंगे एक इलेक्ट्रोड पे। ओके तो ये जाए अपना 2H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बैलेंस कर दिया है। आफ्टर द वाटर इलेक्ट्रोलाइज, यानी कि जब वाटर इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा प्रोसेस के बाद, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव 2 हाइड्रोजन एंड गैस मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। वाटर ब्रेक डाउन होगा, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह आप इसे समझ सकते हो। जब ब्रेक डाउन होता है ना, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बनाया वाटर, और वाटर जब ब्रेक डाउन हुआ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गैस रिलीज हुई। सिंपल सी बात है यार। तो यहाँ पर जैसे वाटर पे ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होएगी। अब अगला आ जाता है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट और फिर डबल डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, थोड़ा बहुत। अब आपको यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जो आपके इसमें काम आएगी शायद। और हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट तो पूरी पक्का है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी काम आएगी आपके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट। हाँ देखो, ये आ गया ना, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए आपको। मैं आपको बता दूंगा बाद में रिएक्टिविटी सीरीज भी पूरी। तो इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जो एक लो ऐसे जो हाईली रिएक्टिव है वो लोअर रिएक्टिव की तरह एक सीरीज चलती है ना। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करता है, सॉरी हाँ, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये अपना मोर रिएक्टिव एलिमेंट और ये अपना लेस रिएक्टिव एलिमेंट, तो ये इसे डिस्प्लेस कर देगा। ओके, जैसे यहाँ पर अपन को दे रखा है, यहाँ पे FeCuSO4 का एक एग्जांपल दे रखा है ना। तो यहाँ पर Fe यानी आयरन और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। आयरन और कॉपर सल्फेट की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आयरन जो है ना वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है ना, तो ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास FeSO4 और Cu, यानी कि कॉपर बन जाएगा अपने पास, है ना। यानी कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और आयरन सल्फेट और कॉपर रिलीज कर दिया। ओके, आगे देखते हैं अपन। अब अपना सेकंड लास्ट टॉपिक आता है अपना डबल डिस्प्लेसमेंट। ये लास्ट रिएक्शन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। अब इसमें एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जस्ट 2 मिनट वेट। हाँ, तो शुरू करते हैं अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस इस रिएक्शन में बस यही है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये याद रखना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है और टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर वैसे ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट सिंपल कॉमन है। जैसे एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को इधर डिस्प्लेस कर देता था, अब यहाँ ऐसा होगा पूरे को ही डिस्प्लेस कर देगा ये ऐसे, है ना। यानी कि सिर्फ ये इसको करता था, अब ये भी डिस्प्लेस कर देंगे एक दूसरे को। देखो यहाँ पर देखते हैं अपन, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द पॉजिटिव आयन एक्सचेंज नेगेटिव आयन पार्टनर्स। यानी कि जो पॉजिटिव आयन्स है ना, यानी हाँ H+ आयन्स जो होते हैं हमारे पॉजिटिव आयन्स, वो डिस्प्लेस करेंगे किसको, OH- आयन्स को। H+ आयन्स OH- आयन आपको पता है ना। तो जो H+ आयन्स यानी कि पॉजिटिव आयन्स है वो डिस्प्लेस करेंगे नेगेटिव आयन्स यानी OH आयन्स को। तो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पर अपन को एक इक्वेशन दे रखी है, 2 मिनट इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको दी गई है एक इक्वेशन,
Na2SO4 और BaCl2, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के क्वेश्चन दे रखी है। तो ये BaSO4 और 2NaCl को इसमें होगा, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलके क्या बनाएंगे, दोनों एक्वस सॉल्यूशन के होंगे, ये बनाएंगे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन एक बार नहीं हुआ, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो कंपाउंड्स का दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ देखो सोडियम था और सोडियम सल्फेट था और यहाँ बेरियम क्लोराइड था। तो यहाँ पर जो बेरियम है, हाँ, तो ये बेरियम जो है ये सोडियम से हाईली रिएक्टिव है। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको, इसका आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है। तो जो ये आपका बेरियम है ये आपके सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और बेरियम सल्फेट बना लेगा, और फिर जो बच जाएगा तो ये, हाँ, जो ये सोडियम है ये क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये, हाँ हाँ, हाँ, समझ में तो आ रहा है ना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर जवाब लिख दूंगा, है ना, दिक्कत नहीं है। और वीडियोस बना दूंगा इस चैप्टर के बारे में। Na2SO4 अपना यहाँ पर है और BaCl2 है अपना। तो ये Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है अपना, और ये बेरियम क्लोराइड होता है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे ये Na2, हाँ रहने दो, ये Na2 ये डिस्प्लेस कर देंगे और रिएक्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा अपना Na इस Cl2 के साथ और ये BaSO4 के साथ। ये अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे एक तरह से, है ना, जो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव आयंस का और पॉजिटिव आयंस का। तो ये बना लेंगे अपना सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ये बना लेगा अपना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये बस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है यार। ओके, समझ में आया? अगर नहीं आया तो मेरे को वापस से बताओ, वापस से समझाऊँ, एक और बात समझाता हूँ। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जिसमें टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और टू और न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं इसमें, है ना। यानी कि ऐसा नहीं है यहाँ पर एलिमेंट्स का, यहाँ पर डायरेक्ट कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दूसरा कंपाउंड बना देते हैं और न्यू बनाते हैं। इसमें डिस्प्लेस होते हैं, पॉजिटिव आयंस का एक्सचेंज होता है और नेगेटिव आयंस पार्टनर्स का। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है Na2SO4, मतलब एक एग्जांपल की तरह है, यानी कि सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा Na2SO4 और BaCl2। तो ये जो हाईली रिएक्टिव, तो बेरियम जो है हाईली रिएक्टिव है सल्फेट से, तो ये उसे डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बना लेगा BaSO4, है ना, सॉरी, ये सल्फेट ये क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और 2NaCl बना लेगा, यानी कि हाँ सोडियम क्लोराइड बना देगा, यानी कि नमक बना देगा। सोडियम क्लोराइड को अपन कहते हैं नमक। ओके, आगे अपन देखते हैं। अब कुछ छोटा सा टॉपिक बच गया, अब तो एक दो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव होना रिडक्शन, सिंपल सी बात। और ये भी कह सकते हो आप, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। हाँ, तो यहाँ पर है इफ ए सब्सटेंस, सॉरी, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, यानी कि एक सब्सटेंस एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा एक रिएक्शन के दौरान, है ना। यानी कि अपन एक रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसे क्या कहेंगे अपन, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइज कहेंगे। यानी कि अगर ऑक्सीजन ऐड होएगी तो उसे ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर ऑक्सीजन लूज होगा तो उसे कहेंगे रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन और रिमूव होना रिडक्शन, सिंपल सा। ओके, और फिर लास्ट अपना बस इसमें यही है, छोटा सा है, ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन और रिमूव होगी तो रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे बताना पड़ेगा, ये इसमें कई, यहाँ ऑक्सीजन थी कॉपर के साथ और यहाँ पर रिमूव हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हुआ रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल। और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, तो यानी कि हो गया ऑक्सीडेशन। अब अपने पास लास्ट बस यही है,
कोरोजन, लास्ट आ जाता है अपना बिल्कुल कोरोजन में। When a metal is attacked by substance around it such as moisture acids, यानी कि एक मेटल है, अगर वो अटैक करेगा यानी कि रिएक्ट करेगा दूसरे मॉइस्चर या एसिड के साथ, तो इसे कोरोड कहेंगे। अपन क्या कहेंगे इसे? कोरोड। नाम याद रखना, कोरोड, है ना। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? कोरोजन। यानी कि एक मेटल है, कोई सा भी मेटल हो चाहे वो, है ना, अगर वो रिएक्ट करेगा मॉइस्चर या एसिड के साथ तो वो उसे कोरोड कहेंगे और इस प्रोसेस को कोरोजन कहेंगे। यानी कि ब्लैक कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कॉपर है, अब इसमें क्या रस्टिंग होती है, ये कोरोजन में मेन काम रस्टिंग का है। कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, जब अपन उसे खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कोरोड, इसे कोरोड कहेंगे, कोरोजन इसको प्रोसेस कहेंगे जिसमें ब्लैक कोटिंग चढ़ जाएगी या फिर क्या कहते हैं ब्राउन कलर की कोटिंग भी चढ़ जाती है। ओके, और ये और भी एग्जांपल्स है कोरोजन के। और एक और है टर्म अपने पास, रेंसिडिटी। इसमें दो ही है छोटे से, कोरोजन और रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फलों का खराब होना, खाने की चीज़ जो है वो खराब होना, है ना। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि फैट और ऑयल है उनके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, इसलिए तो कभी अपन फैट और ऑयल्स को अपन ऐसे खुले में नहीं रखते, वरना वो बदबू मारने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट कर लेते हैं, तो उन्हें अपन रेंसिड कहेंगे। और इस अपन कैसे पता लगा कि रेंसिडिटी हुई है? तो यहाँ पर उनकी स्मेल और टेस्ट से पता लगा सकते हैं। उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उनका टेस्ट भी थोड़ा ऐसे लगेगा। जो भी तेल वेल होता है अगर आप उसे ऐसे खुले में रख दोगे, कुकिंग ऑयल होता है, अगर आप उसे खुले में रख दोगे तो उनकी स्मेल, उसमें स्मेल आने लग जाएगी, बहुत अनवांटेड और अनयूजुअल स्मेल आने लग जाएगी जो आपको गंदी सी लगेगी, और टेस्ट भी उसका चेंज हो जाएगा, ख़राब सा टेस्ट लगने लग जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि रेंसिडिटी हुई है ना। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो सब्सटेंस अपन को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना जिससे वो ख़राब होते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स कहेंगे उन सब्सटेंस को। आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स, उन फूड में ऐड करते हैं जिनके अंदर फैट्स होता है और या फिर ऑयल होता है ना, उन्हीं फूड में अपन ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर ये एप्पल है, इसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और ये एप्पल ऐसा हो गया, यानी कि ये क्या हुआ? रेंसिड हो गया, रेंसिडिटी हुई। इवन फैट्स और ऑयल्स जिसमें भी होता है, फैट्स अधिकतर सारी चीज़ों में होते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। बस हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है यहाँ पर। अब अपन बाकी के जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो करेंगे अगली वीडियो में। ओके, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। बाय।